हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्मेशन इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पढ़ा था, जिसमें हमने 2 डायमेंशनल एनालिसिस को पूरी तरह से स्टडी किया था। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस 3D एनालिसिस, जिसमें हम इस तरीके के केस को पढ़ेंगे जिसमें एक रेफरेंस फ्रेम स्टेबल है और दूसरे रेफरेंस फ्रेम जो है वो रोटेट हो रहा है इस तरह से कि उसकी तीनों एक्सिस पहले वाले रेफरेंस फ्रेम की कंपैरिजन में रोटेट होती है, उसकी रेस्पेक्ट में रोटेट होती है। लेकिन उसे पढ़ने से पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा जो कि है स्यूडो फोर्स, जिसका मतलब होता है हिंदी में आभासी बल। ठीक है, ये कुछ इस टाइप के फोर्सेस होते हैं जो कि वास्तव में किसी चीज़ पर लगते तो नहीं हैं, लेकिन हमें वहाँ पर लगते हुए दिखाई देते हैं या लगते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक रेफरेंस फ्रेम है हमारा S जो कि स्टेबल है। ओके, इसमें कोई पार्टिकल रखा है P। इसके रेस्पेक्ट में एक दूसरा रेफरेंस फ्रेम है S डैश जो कि इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है या फिर a एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। इस वाले रेफरेंस फ्रेम, ये एक रेफरेंस फ्रेम है जिसका एक्सीलरेशन क्या है, a है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति इस रेफरेंस फ्रेम में खड़े होकर के इस पॉइंट P को ऑब्जर्व करेगा तो इस इंसान को ऐसा लगेगा कि ये जो पॉइंट P है ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। यानी इस रेफरेंस फ्रेम में से ऑब्जर्व करने पर ऑब्जर्वर को ये पॉइंट P जो है वो -a वेलोसिटी से मोशन करता हुआ दिखाई देगा। यानी जिस भी डायरेक्शन में ये मोशन कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये पार्टिकल मोशन करता हुआ दिखाई देगा। इसको मैं एक एग्जांपल से भी आपको समझा सकती हूँ। जैसे कि अगर हम किसी बस या कार में बैठ कर के मोशन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यानी कि बस या कार में बैठ कर के हम ट्रैवल कर रहे हैं, उस केस में मान लीजिए हम इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं तो जो हमारे आसपास के पेड़ होंगे, ये एक बहुत ही जनरल ऑब्जर्वेशन है, हमारे आसपास के जो पेड़ होंगे तो एक इंसान इस बस के अंदर ट्रैवल कर रहा है और एक इंसान यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो जो ये खड़ा हुआ इंसान है ये इस S फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है जो कि है फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ अर्थ, जो कि स्टेबल है। इस व्यक्ति के रेस्पेक्ट में ये फ्रेम क्या है, स्टेबल है। इस फ्रेम में से देखने पर ये जो पेड़ है ये भी इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ अर्थ पर ही है ये पेड़ भी, और वो इंसान भी अर्थ पर ही खड़ा होकर के इनको ऑब्जर्व कर रहा है। उसको ये पेड़ एक जगह पर खड़े हुए दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन आप अगर बस या कार जिसमें भी ट्रैवल कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, आपका एक एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये S डैश हो जाएगा जो कि a एक्सीलरेशन से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। उस केस में आपको ये पेड़ पौधे या जो भी ट्रीज़ वगैरह लगे हुए हैं ये आपको पीछे की साइड मूव करते हुए से लगेंगे। क्या वास्तव में पेड़ पीछे की साइड मोशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि आप अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मोशन में है a एक्सीलरेशन से, इसीलिए आपको उसी स्पीड से, उसी एक्सीलरेशन से जो पेड़ है वो पीछे की तरफ मूव करते हुए दिखाई देंगे। तो जो व्यक्ति इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है उसे ऐसा लगेगा कि इन पेड़ों पर पीछे की साइड एक फोर्स लगाया गया है। हालांकि वास्तव में वहाँ कोई फोर्स लगाया नहीं जाता है, लेकिन हमने पढ़ा है कि कोई भी चीज़ मूव करना कब स्टार्ट करती है, जब उस पर फोर्स लगाया जाता है न्यूटन के लॉज से। तो हमें यहाँ पर कुछ फोर्स लगते हुए से प्रतीत होंगे। इन फोर्सेस को ही हम क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्स या फिर आभासी बल। ओके, यहाँ पर भी हमने देखा था इस व्यक्ति को ये जो पार्टिकल है ये -a एक्सीलरेशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई देगा। इसको ऐसा लगेगा कि इस पार्टिकल पर किसी ने फोर्स लगाया है और ये मोशन कर रहा है। इस टाइप के फोर्सेस को हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स या आभासी बल। ओके, इसका मैंने आपको एक और एग्जाम्पल बताया था जब मैंने आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स समझाई थी कि एक गोल डिस्क है, अगर उस डिस्क को हम घुमाएं और उसके ऊपर कोई चीज़ रख दे, कोई टुकड़ा सा रख दे किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो टुकड़ा क्या होगा, धीरे 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 मूव करके बाहर की तरफ आ जाएगा और फिर गिर जाएगा। हमने फोर्स लगाया है उस डिस्क पर, लेकिन फिर भी बिना फोर्स लगे हुए भी वो जो पार्टिकल है, जो भी हमने रखा है ऑब्जेक्ट का टुकड़ा, वो मोशन करने लगता है। तो वहाँ पर उस पार्टिकल पर हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, हमने फोर्स अपनी डिस्क पर लगाया, तब भी उस पर एक फोर्स लगता हुआ दिखाई देता है। इस फोर्स को हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स। ओके, और
तो जो हमारा आज का टॉपिक था रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेबल है एस फ्रेम और दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होती है एस डैश फ्रेम, वो इसके रेस्पेक्ट में ओमेगा वेलोसिटी से क्या करने लगती है, मोशन करने लगती है। तो इसके जो एक्सेस होंगे और इस तरह से मोशन कर रही है, 3 डायमेंशनल मोशन, तो वो इस तरह से मोशन कर रही है कि उसके जो तीनों ही एक्सेस है वो क्या हो जाएंगे, रोटेट हो जाएंगे इसके एक्सेस के रेस्पेक्ट में। लेकिन इनका जो ओरिजिन है वो क्या रहेगा, एक ही पॉइंट रहेगा, यानी दोनों के ओरिजिन हमेशा क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। तो इस तरह का जो रोटेटिंग फ्रेम होता है इसमें भी 2 टाइप के स्यूडो फोर्स या आभासी बल लगते हैं। ये बल वास्तव में उस पर नहीं लगाए जाते लेकिन लगते हुए से दिखाई देते हैं। उन फोर्सेस का नाम है कोरियोलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो वास्तव में वहाँ पर नहीं होते हैं पर हमें लगते हुए दिखाई देते हैं। हिंदी में इनको बोलते हैं कोरियोलिस बल और अपकेंद्रीय बल। अब मान लेते हैं ये जो फ्रेम एस डैश है वो एस के रेस्पेक्ट में ओमेगा वेलोसिटी से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ओके, ओमेगा वेलोसिटी से इस तरह से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो मान लेते हैं ये जो सारे एक्सिस है वो थीटा एंगल से रोटेट हो रहे हैं, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा ओमेगा टी के। ओके, अब देख लेते हैं, मान लेते हैं ये एक पॉइंट पी है, तो फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई, जेड होंगे और फ्रेम एस डैश के रेस्पेक्ट में इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश होंगे। ओके, लेकिन अब ध्यान देने की बात यह है कि इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस। ओके, तो डायरेक्शन के साथ। अब क्योंकि दोनों का ओरिजिन एक ही जगह पर है, दोनों ही फ्रेम्स का, ये हमारी एस फ्रेम है, अगर मैं इन तीनों एक्सेस को हटा दूं तो ये हमारी क्या है, एस फ्रेम है। एस फ्रेम का भी ओरिजिन सेम है, जो हमारी एस डैश फ्रेम है उसका भी ओरिजिन सेम है। तो देखा जाए तो पोजीशन वेक्टर की जो वैल्यू है दोनों ही फ्रेम्स के रेस्पेक्ट में वो क्या होगी, सेम होगी। यानी कि मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, आर जो है वो हमेशा आर डैश के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से सबसे पहले तो मैं एस के रेस्पेक्ट में निकालूँ पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू एस, पोजीशन वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, विथ रेस्पेक्ट टू एस हो जाएगा आर, ठीक है, और आई कैप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और अगर विद रेस्पेक्ट टू एस डैश निकालूँ तो आर डैश किसके बराबर हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा हमारा एक्स डैश आई कैप डैश प्लस वाई डैश जे कैप डैश प्लस जेड डैश और के कैप डैश। ओके, लेकिन हमें पता है कि जो r है वो किसके बराबर है, r डैश के बराबर है। ओके, तो दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने पर r की हमें वैल्यू मिलेगी x डैश आई कैप डैश प्लस वाई डैश जे कैप डैश प्लस z डैश के कैप डैश। ओके, तो ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये क्या इक्वेशन है, अगर आपको किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसके कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप उसकी पोजीशन वेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यानी दोनों ही फ्रेम्स के लिए ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ पोजीशन, क्योंकि ये जो टर्म है वो एस डैश में पोजीशन वेक्टर है और ये वाली जो टर्म है वो एस डैश फ्रेम में पोजीशन वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो ये जो है ये हमारी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब अगला हम निकालेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। पिछला जो हमने 2 डायमेंशनल एनालिसिस किया था उसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन किया था, उसके अंदर हमने कोऑर्डिनेट्स जो थे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश उनके लिए हमने क्या किया था, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाली थी। लेकिन इस बार हमने डायरेक्ट सिर्फ पोजीशन वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लिया है, इनका अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम निकालेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, डी आर बाई डी टी, यानी जो भी आपका पोजीशन वेक्टर है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। ओके, तो इस इक्वेशन का मैं क्या करूँगी, डिफ्रेंशिएशन। अब इसमें समझने वाली बात ये
ये है कि ये जो आई डैश कैप, वाई डैश कैप और के डैश कैप, ये क्या चीज़ है? ये है इस रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू। ओके, और हमने जो ये ऑपरेटर लिया है डी बाई डी टी, ये क्या है? विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम। ठीक है, देखिए ये ऑपरेटर है विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम एस, और अगर जब हम एस डैश के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे? डी डैश अपॉन डी टी। ओके, हम क्या यूज़ करेंगे? डी डैश अपॉन डी टी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फ्रेम एस के लिए, फॉर फ्रेम एस के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। तो एस के रेस्पेक्ट में आई डैश कैप, जे डैश कैप और के डैश कैप वेरिएबल हो जाएंगे। वैसे तो ये जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं ये कांस्टेंट्स होते हैं, लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? एस की बात कर रहे हैं। तो एस के लिए तो इसकी सारी ही चीज़ें क्या हो जाएगी? एस डैश फ्रेम की सारी ही चीज़ें क्या हो जाएगी? वेरिएबल, क्योंकि इसमें खड़ा हुआ व्यक्ति जब इस चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा एस डैश के यूनिट वेक्टर्स को, तो उसे उनकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है। तो इनकी वैल्यूज़ एस से ऑब्जर्व करने पर हर एक पॉइंट पर चेंज होती हुई दिखाई देगी। ओके, तो जब हम एस वाला ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए आई डैश जे कैप डैश और के कैप डैश जो है वो वेरिएबल हो जाएंगे। तो इनका हमें जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो u डॉट v से करना पड़ेगा, एक को कांस्टेंट रख के दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को कांस्टेंट रख के पहले का डिफरेंशिएशन। तो मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर लेती हूँ। अगर हम x डैश को कांस्टेंट रखें तो हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ आई डैश कैप, प्लस फिर अगर मैं आई कैप डैश को कांस्टेंट रखूँ तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। इसी तरह से y डैश d बाई डी टी ऑफ जे कैप डैश प्लस जे कैप डैश डी बाई डी टी ऑफ वाई। इसी तरह से z डैश डी बाई डी टी ऑफ के कैप डैश प्लस के डैश कैप डी बाई डी टी ऑफ z। ओके, इस तरह से हमने क्या निकाल लिया? इसकी वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करते हैं? इनको अलग कर लेते हैं। कैसे अलग करते हैं? इन तीनों टर्म्स को अलग कर लेते हैं और इन तीनों टर्म्स को अलग लिख लेते हैं। तो इससे मुझे मिलेगा डी आर बाई डी टी इज़ इक्वल टू आई डैश कैप डी एक्स डैश अपॉन डी टी प्लस जे डैश कैप डी वाई डैश अपॉन डी टी प्लस के कैप डैश डी जेड डैश अपॉन डी टी प्लस एक्स डैश डी आई डैश अपॉन डी टी प्लस वाई डैश डी जे कैप डैश अपॉन डी टी प्लस जेड डैश डी के कैप डैश अपॉन डी टी। ओके, अब हम क्या करेंगे? हमने अभी तक इसको डिफरेंशिएट किया है फ्रेम एस के लिए ऑपरेटर के रेस्पेक्ट में। अगर हम इसकी वेलोसिटी निकालें फॉर फ्रेम एस डैश तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा डी डैश अपॉन डी टी ऑफ आर वेक्टर। जो भी इस आर वेक्टर की वैल्यू है उसको हमें डी डैश के रेस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। तो आर वेक्टर की जो वैल्यू थी उसको हम लिख लेते हैं एक्स डैश आई कैप डैश वाई डैश जे कैप डैश प्लस जेड डैश के कैप डैश, यही वैल्यू थी। लेकिन अब इसमें अलग चीज़ ये हो जाएगी कि जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगी तो फ्रेम एस डैश के लिए उसके खुद के जो यूनिट वेक्टर्स है वो क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। जैसा कि आप जानते ही हैं यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, और उसी फ्रेम में से ऑब्जर्व किया जाए तो ये खुद के ही जो यूनिट वेक्टर्स है वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट टर्म्स है उनका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो इसी तरह से डी जे डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस जे कैप डैश, इसी तरह से हम के कैप डैश के लिए भी लिख लेंगे। ओके, तो ये जो हमारी इक्वेशन आई थी इसको हम बना लेते हैं अपना इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हम इन तीनों चीज़ों की वैल्यूज़ को क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। ओके, तो इससे मुझे मिलेगा v इज़ इक्वल टू वी डैश प्लस एक्स डैश। ओके, और यहाँ पर क्या आएगा? ओमेगा क्रॉस आई कैप डैश प्लस वाई डैश, फिर ओमेगा क्रॉस जे कैप डैश, फिर जेड डैश, और फिर आ जाएगा ओमेगा क्रॉस जे कैप, ओमेगा क्रॉस के कैप डैश। ओके, अब यहाँ से मैं क्या करूँगी? इस ओमेगा क्रॉस को क्या ले लूँगी? कॉमन ले लूँगी। इस ओमेगा क्रॉस को मैं क्या कर लेती हूँ? तीनों जगह से बाहर निकाल लेती हूँ। तो बनेगा v इज़ इक्वल टू वी डैश
प्लस ओमेगा क्रॉस, फिर क्या बचेगा एक्स आई डैश आई कैप डैश प्लस वाई डैश जे कैप डैश प्लस जेड डैश के कैप डैश। और ये किसकी वैल्यू थी? ये वैल्यू थी हमारी आर डैश की वैल्यू थी। ओके, ये जो थी हमारी आर डैश की वैल्यू थी, तो इससे हमें मिलेगा v इज इक्वल टू वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर डैश। और हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि आर डैश जो होता है वो आर की क्या होता है? इक्वल होता है। तो इससे हमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मिलेगी v इज इक्वल टू वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ओके, ये हो जाएगी हमारी वेलोसिटी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एसिलरेशन। तो उससे पहले हम जो हमारी वेलोसिटी वाली इक्वेशन आई है उसको लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, तो इसको मैं अगर डिफरेंशिएशन की टर्म में लिखूँ तो मुझे क्या मिलेगा? डी आर अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू डी आर डैश डी डैश आर डैश और आर तो इक्वल ही होते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डी डैश आर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। अगर इन तीनों में से मैं आर को कॉमन निकाल लूँ तो मुझे मिलेगा डी डैश अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस, और यहाँ पर ये हो जाएगा आर वेक्टर। यानी हमको इससे ये पता चल रहा है कि ये जो चीज़ मिली है हमें, ये एक टाइप का क्या है? ऑपरेटर है, जिसको मैं आर वेक्टर पर क्या कर रही हूँ? ऑपरेट कर रही हूँ, तो मुझे वेलोसिटी मिल रही है। ये एक ऑपरेटर हो गया डी बाई डी टी ऑपरेटर, जो कि डी डैश अपॉन डी टी है प्लस ओमेगा क्रॉस। ओके, तो अगर इस ऑपरेटर को मैं वेलोसिटी पर ऑपरेट करूँ तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी? एक्सीलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो इस चीज़ को हम किस पे ऑपरेट करते हैं? एक्सीलरेशन पे ऑपरेट करते हैं। हम निकाल रहे हैं अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलरेशन। तो हम लिख लेते हैं ए, ठीक है ना। एक पर हम इसको क्या एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम इस ऑपरेटर को किस पे करेंगे? v पर ऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होती है? dv अपॉन dt। ओके ना, तो v की हमारे पास v क्या है? तो v की हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बनाई थी वो कुछ इस तरह से थी। ठीक है ना, अगर मैं इस इक्वेशन पर इस ऑपरेटर को ऑपरेट करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? a की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है मेरा एक्सीलरेशन, और यहाँ पर मैं इस ऑपरेटर की वैल्यू को क्या कर दूँगी? रिप्लेस कर दूँगी। इस ऑपरेटर की वैल्यू क्या है मेरे पास? डी बाई डी टी इज इक्वल टू डी डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी डी डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस, और मुझे इस ऑपरेटर को यूज़ करना है इस वाली टर्म के ऊपर। तो करना कुछ भी नहीं है, एक बार मैं इसको इस पर करूँगी तो मुझे मिलेगा डी डैश वी डैश अपॉन डी टी। ओके, फिर इसको मैं यहाँ इसके ऊपर करूँगी तो मुझे मिलेगा डी डैश अपॉन डी टी ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर मुझे मिलेगा इस ओमेगा क्रॉस को मैं इसके ऊपर करूँगी तो मिलेगा, हम इस v डैश को लिख लेते हैं डी आर डैश अपॉन डी टी, ये इसकी वैल्यू है। तो इस ओमेगा को मैं इस टर्म पे करूँगी तो मुझे मिलेगा ओमेगा क्रॉस डी आर डैश अपॉन डी टी। ओके, और यहाँ पर मुझे मिलेगा डी डैश आर डैश है ये। ओके, डी डैश आर डैश और आर तो एक ही होता है, डी डैश आर अपॉन डी टी, और फिर लास्ट में मुझे मिलेगा ओमेगा क्रॉस आर। ओके, अब इस इक्वेशन को मैं देखती हूँ तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एग्जैक्टली सेम टू सेम है। क्यों? क्योंकि ये ओमेगा कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और मुझे मिल जाएगा डी डैश आर अपॉन डी टी, और यहाँ पर है डी डैश आर डैश अपॉन डी टी। लेकिन आप जानते हैं कि आर डैश और आर तो एक दूसरे की क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमें मिलेगा a इज़ इक्वल टू डी डैश वी डैश अपॉन डी टी प्लस 2 ओमेगा क्रॉस डी डैश आर अपॉन डी टी। ओके, डी डैश आर डैश और आर जो होती है वो सेम चीज़ होती है, प्लस ओमेगा क्रॉस आर। हमारे पास ये वैल्यू हो गई। अब ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ए डैश की वैल्यू हो जाएगी। तो a इज़ इक्वल टू ए डैश प्लस 2 ओमेगा क्रॉस डी डैश आर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ओके, तो ये हो गई हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन। इसके अंदर जो ये वाली
टर्म आई है इसको हम बोलते हैं कोरियोलिस एक्सीलरेशन, और इसी तरह से जो ये वाली टर्म आई है इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। इसको मैं ए डैश को अगर बाहर लिख लूँ तो ये दोनों चीज़ें यहाँ क्या आ जाएगी, नेगेटिव में, तो a माइनस 2 ओमेगा क्रॉस डी डैश आर अपॉन डी टी माइनस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कोरियोलिस एक्सीलरेशन और इस वाली टर्म को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे निकालना हो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सीलरेशन वाली इक्वेशन को लिख लेते हैं और उसको सब तरफ से यानी दोनों साइड हम क्या करते हैं m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें आंसर मिल जाता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एम ए डैश इज़ इक्वल टू एम ए माइनस 2m ओमेगा क्रॉस डी आर अपॉन डी टी माइनस m ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा f डैश इज़ इक्वल टू f माइनस 2m ओमेगा क्रॉस d डैश r अपॉन डी टी माइनस m ओमेगा क्रॉस r, ठीक है। और ये होती है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स फॉर अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसमें ये जो टर्म आई है ये होती है हमारी कोरियोलिस फोर्स और ये वाली जो टर्म आई है ये होती है हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसा कि मैंने बताया था कि एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दो आभासी बल या दो स्यूडो फोर्सेस हमको लगते हुए दिखाई देते हैं, इसे हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स और इसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड।